तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है ना, वो सिंपल जो अलजेब्रा में जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, जो सिंपल वाले मल्टीप्लिकेशन है ना, उससे थोड़े अलग होते हैं ये। ठीक है ना, यहाँ वेक्टर का मल्टीप्लाई है ना। तो वेक्टर का मल्टीप्लाई दो तरीके से होता है, एक को कहते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो तरह का हैगा, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट को ही कहीं दूसरा एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट नाम से ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें स्केलर का प्रोडक्ट होता है, नहीं। इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर का ही होता है, दोनों वेक्टर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर के स्केलर है, नहीं, दोनों वेक्टर ही होने चाहिए। तो जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और उन दोनों के बीच में एक हम लोग डॉट लगाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इससे जो रिजल्ट निकल के जो आता है ना, जो वैल्यू निकल के आती है ना, ये एक स्केलर वैल्यू होती है, इसलिए इसका नाम जो है ना स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है ना, कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और जो रिजल्ट निकल के आता है वो स्केलर होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट नाम का यही मीनिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे दोनों वेक्टर ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक वेक्टर है कि स्केलर है या दोनों स्केलर है, नहीं, दोनों वेक्टर ही होने चाहिए। ठीक है, तभी ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है ना। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग जब लिखते हैं ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई का सिंबल हम लोग क्रॉस यूज करते हैं, यहाँ डॉट यूज कर रहे हैं ना। तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, ये एक वेक्टर होता है। इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा ये एक वेक्टर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट नाम है, इसका मीनिंग समझ में आया कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो वेक्टर होता है। या आप ऐसे कहिए कि अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका रिजल्ट एक वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया होगा। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर कोई रिजल्ट स्केलर निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट ही होगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो जैसे एक हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी, है ना, एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन जो होता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। दो वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट किए, रिजल्ट निकल के आया स्केलर। ऐसे ही आगे चल के आप पढ़ेंगे, एक होता है टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये होता है आर क्रॉस एफ, है ना। तो देखिए यहाँ पे आर और एफ है ना, दो वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, वेक्टर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। दोनों देखिए, यहाँ भी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है। लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होने से वेक्टर निकल के आता है और डॉट प्रोडक्ट होने से स्केलर निकल के आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो डॉट प्रोडक्ट को ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो ए डॉट बी करने के बाद ये जो वैल्यू क्या निकल कर आएगी ना, इन सब की हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्केलर प्रोडक्ट या इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन है, देखिए यहाँ पे, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए डॉट बी। इस तरीके से डिनोट करते भी हम लोग देखे थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर और इसके बीच में एक हम लोग डॉट लगा देते हैं ना, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया है। रीड क्या करते, ए डॉट बी बोलते क्या है इसको, ए डॉट बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और जो कोसाइन कह रहा है यहाँ पे देखिए, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा ना, वो एंगल कॉस में लिखना है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। जैसे ए वेक्टर होगा
कुछ ऐसे रहता है 2i प्लस 3j, मान लीजिए कुछ ऐसे ही दिया हुआ है ना। तो इसका जो इससे ए वेक्टर से जो आप मैग्नीट्यूड इसका जो ए लिखेंगे ना, ए, ये आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे लिखें। के में भी रहता है, मान लेते कुछ 3k रहता तो प्लस और 3 का स्क्वायर लग जाता है यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या निकल के आती, 4 प्लस 9 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 22 होती। तो यहाँ ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देते, 22 लिख देते। समझ में आ रहा है ना। ए वेक्टर अगर इतना है तो ए की जगह पे 22, ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखेंगे और दोनों के बीच का एंगल रखेंगे, और ये जो वैल्यू होगी ना वही ए डॉट बी की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है चीज। चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि इफ इट इज ऑलवेज ए स्केलर, ठीक है ना, ए डॉट बी से जो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, स्केलर होता है। इट इज ऑलवेज ए स्केलर विच इज पॉजिटिव। अब वो स्केलर जो वैल्यू होगी, जैसे अभी हम लोग जो लिख रहे थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये बोल रहा है कि ये वैल्यू जो होगी वो स्केलर है ना। इट इज ऑलवेज ए स्केलर विच इज पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव तब होगी जब बोला है कि ए और बी के बीच का एंगल जो है ना, ये इन दोनों के बीच का एंगल जो है, इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा होगा ना, वो थीटा लेस देन 90 होना चाहिए। जैसे 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, कोई भी थीटा जो है 90 से अगर छोटा हो तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। और निगेटिव होगी कब, जब इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना 90 और 180 के बीच में हो। 90 और 180 के बीच में होगा तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव। समझ में आया चीज कि दो वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, और 90 से 180 के बीच में होगा तो निगेटिव होगा। और अगर आप कहें कि 180 से ज़्यादा होगा तो देखिए दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है ना वो 180 या उससे कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे आप देखिए कि एक वेक्टर मान लेते हैं कुछ ऐसा है ना, और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, तो इसके बीच 180 एंगल है। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल इधर से ले लिया, मान लीजिए आ गया 240, ठीक है ना। अब ये जो आपका वेक्टर आया ना, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 240। इधर से आप ले रहे हैं तो 240 आ रहा है, तो आपको ये एंगल नहीं लेके ये वाला एंगल लेना है। तो 240, तो 360 में से आप 240 माइनस कर दीजिए तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 120। तो अगर 240 एंगल आ रहा है ना तो आपको क्या लेना है, 120 एंगल लेना है। तो दो वेक्टर के बीच जो है मैक्सिमम एंगल 180 होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो दिया गया है ना कि 90 से 180 के बीच में हो तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या है, इट इज कॉम्यूटेटिव। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू जो होगी ना वो इक्वल ही होगी। क्योंकि यहां से देखिए ए डॉट बी को आप क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। बी डॉट ए को भी आप क्या लिखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, इसके अनुसार ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और इसको फॉलो करता है, ठीक है ना। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, तो इसको हम लोग ए को एक बार बी से मल्टीप्लाई करते हैं और ए को एक बार सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए प्लस ए डॉट बी और प्लस देकर ए डॉट सी ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए यहां बताया गया एज बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम लोग को बोला जाए कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से आप कॉस थीटा को यहां रहने दें तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन ए बी, और यहां से थीटा जब रखेंगे तो कॉस को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये एंगल होता है दोनों के बीच का, है ना।
ए फैक्टर, तो अगर ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर की वैल्यू आपको मालूम हो, ठीक है, और ए बी की वैल्यू, तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। अब यही देखिए, अगर ये थीटा अगर मान लेते हैं ये वैल्यू निकल के आ गई कुछ 30 डिग्री, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये √3/2, या ऐसे कहिए कि इसकी वैल्यू अगर √3/2 है, इसको कैलकुलेट करने पे तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे निकलता है। अब देखिए, ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर को हम लोग ऐसे लिखे हैं, ए और बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर है ना, तो इसको तो हम लोग लिख रहे थे ना, ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग क्या किए ना कि ए को अलग रहने दिए और बी कॉस थीटा को एक साथ लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते थे, बी को रहने देते और ए कॉस थीटा को एक साथ लिख लेते, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ए डॉट बी को हम लोग ए बी कॉस थीटा या फिर बी ए कॉस थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ज्योमेट्रिकली बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। बी कॉस थीटा कहने का मतलब, देखिए ये बी है, ये अपना बी है ना, ये बी वेक्टर हो गया। तो बी कॉस थीटा का मतलब, जैसे हम लोग कंपोनेंट निकालते थे, जैसे ऐसे देते थे कि अगर ये एफ है तो इसका 2 कंपोनेंट लिए थे हम लोग, कंपोनेंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं, या एफ है तो ये कितना हो जाता था, एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये लेंथ जो होती थी यहां से यहां तक, ये एफ कॉस थीटा होती थी, और ये होता था एफ साइन थीटा, है ना, तो ये लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एफ साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली बी कॉस थीटा जो होगी वो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, बी का प्रोजेक्शन ए पे, है ना, ए पर कितना होगा, तो यही यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी वही बी कॉस थीटा होगी। एंड ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। अगर जैसे अगर आप ले लेते हैं ऐसे, इधर बी है इधर ए है ना, ये ए है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये अगर ए है और ये एंगल थीटा है, तो ये की लेंथ क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा होगी। ये समझ में आ रहा है। तो बी कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया कि बी का प्रोजेक्शन ए पे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बी का कंपोनेंट एलोंग ए, है ना, बी का कंपोनेंट ए के एलोंग, तो कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बी कॉस थीटा। और यहां से देखिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे क्या, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे बी कॉस थीटा है ना, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा को यहां रहने दीजिए, तो ये ए नीचे चलाएगा, तो कितना लिखेंगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में ए कहने का मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखा हुआ है देखिए, और फिर ए वेक्टर डॉट ए को, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए को हम लोग ए यूनिट वेक्टर भी लिखते हैं, तो ए यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, वही चीज देखिए यहां लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए को हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, है ना, तो कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए होगा, तो आप ये काम कर लीजिए। ठीक है, इस पे हम लोग अभी क्वेश्चन भी करेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, या कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी रहता तो क्या आ जाता है यहाँ पे, अगर रहता है कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, तो हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और देखिए यहाँ पे ए नीचे है तो यहाँ पे बी नीचे आ जाता है ना, और इसी को आप कैसे लिख सकते थे, ए वेक्टर और डॉट बी का यूनिट वेक्टर, तो ये चीज क्या आता है, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नोट कर लीजिए इस सबको। अब देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम, दो वेक्टर है, ठीक है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू कब निकल के आएगा, उसका स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब निकल के आएगा, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। कैसे, तो देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना, तो यहां पे देखिए कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, 1, और कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। तो यही बताया गया है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम और कॉस थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और ये ऐसा कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे हो। तो यही यहां लिखा गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैक्सिमम होगा जब ए इंटू बी हो, और यहाँ पे कॉस थीटा जो है ना इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, इसलिए ए डॉट बी रह गया यहाँ पे। चलिए,
इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वेनिस्ड व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब देखिए वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और हम लोग को बोला है कि एंगल कितना है दोनों के बीच का 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग ऐसा लिख दें ए बी और cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू हम लोग को मालूम है 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो वही बताया गया था इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, मतलब ये दोनों तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें से अगर कोई एक जीरो हो गया तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो दो नॉन जीरो वेक्टर है, ये दोनों में से कोई वेक्टर जीरो नहीं है, इसका प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, आगे आइए। The scalar product of a vector by itself is termed as self dot product and given by, देखिए अब दो वेक्टर है, दोनों सेम ही वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, तो इसका स्क्वायर किया हुआ है। तो ए इंटू ए और ए के बीच का एंगल लिखेंगे। अब चूंकि दोनों सेम ही वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से ए cos 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ए को इतना भी लिख सकते हैं। इसके बाद कहा गया कि यूनिट वेक्टर के टर्म में देखिए, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो दो यूनिट वेक्टर है तो 1 इंटू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, है ना। दो यूनिट वेक्टर है और इक्वल वेक्टर है ना। तो जैसे अगर i डॉट आई है, j डॉट जे है और k डॉट के है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन यहीं पे देखिए कि अगर i डॉट जे हो, है ना, j डॉट के हो और k डॉट आई हो, तो इस दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है। यहाँ भी एंगल देखिए 90 डिग्री है, यहाँ भी एंगल देखिए 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर के बीच एंगल 90 कहने का मतलब है कि जब हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसलिए i का जब j से आप करेंगे ना तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए जब हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे ए एक्स कहने का मतलब, जैसे देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 4k, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ ए एक्स का मतलब क्या हो गया, ये 3 हो गया, है ना। ए वाई का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, और ए जेड का मतलब कितना हो गया 4 हो गया। इस तरीके से कोई बी वेक्टर भी रहेगा तो जब हम लोग आई का आई से करेंगे, है ना, तो ax का bx से करेंगे तब तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी i डॉट आई 1 हो गई, है ना। लेकिन जब इस i वाले का आप j से करेंगे ना, तो i डॉट j देखिए कितना होता है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होता है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब i वाले का i से मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले का j से मल्टीप्लाई करेंगे और k वाले का k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल यहीं पे हम लोग ले लें कि अगर कोई a वेक्टर दिया हुआ है इतना और b वेक्टर दिया हुआ है, कुछ दिया है 2i प्लस 5j प्लस 3k, और बोला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आप बताइए कितना होगा। तो i का i से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस j वाले का j से कीजिए 10, k वाले का k से कीजिए 12, तो कितना हो गया 22 28। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक वेक्टर है p जिसकी वैल्यू दी गई है इतने ai प्लस ए जे प्लस 3k, और q वेक्टर है ai माइनस 2j और माइनस का k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो यानी कि p और q वेक्टर के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये जो a है ना इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। p वेक्टर डॉट q वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, p q cos थीटा, है ना। तो p वेक्टर कितना है ai प्लस ए जे और प्लस 3k, q वेक्टर कितना है ai माइनस 2j और माइनस k इज इक्वल टू p इंटू क्यू और इंटू दोनों, देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना बोला है 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हम लोग cos 90 लिख देंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0 हो गई। तो अब देखिए हम लोग i का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब i से करेंगे आप तो a स्क्वायर होगा, j वाले का j से करेंगे तो a है यहाँ पे
2 है तो माइनस का 2a, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, है ना। तो यही आपका इक्वेशन बना। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे और a की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो देखिए अगर एक फैक्टर अगर होने वाला होगा तो हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए a कॉमन लीजिए आप, तो a-3 और प्लस यहां से 1 कॉमन लीजिए तो a-3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a+1 इंटू a-3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, a इज इक्वल टू -1 और a की वैल्यू हो जाएगी यहां से 3। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है ना। a का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, या a का वैल्यू आप 3 रखते हैं, तो दोनों कंडीशन में जो है ना a.v की वैल्यू जो होगी, सॉरी p.q की जो वैल्यू होगी ना, वो 0 निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, एक वेक्टर दिया हुआ है एलोंग इतना, है ना, कंपोनेंट ऑफ 3i + 4j एलोंग i + j। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ऐसे सिंपली, तो अगर कोई फोर्स ऐसे मान लो कि दिया हुआ है, मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स है और इधर एंगल कुछ थीटा है, तो हम लोग 10 का कंपोनेंट ये कह देते हैं 10 cos थीटा हो जाता है, और वर्टिकल कंपोनेंट 10 sin थीटा हो जाता है ना। ठीक है, अगर इसको हम लोग x बोल दे, इसको y बोल दे डायरेक्शन को, तो हम बोलेंगे 10 का x एक्सिस के लॉन्ग बताइए तो 10 cos थीटा और 10 sin थीटा होता है। लेकिन यहाँ ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू एक है लेकिन वेक्टर के फॉर्म में है ना, IJ में लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, तो इस चीज को देखिए, आप क्या कर लीजिए ना कि इसको मान लीजिए, इस वेक्टर का नाम हम लोग दे देते हैं ए दे देते हैं, और इसको बोल देते हैं ये वेक्टर बी है ना। तो हम लोग से क्या पूछा गया है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर, यही पूछा गया है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए कंपोनेंट ऑफ ए, जैसे मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर है बी, तो कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी कितना हो जाता है, ए cos थीटा, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी जो होता है ना, वो ए cos थीटा होता है। अब हम लोग अभी डॉट प्रोडक्ट में पढ़े कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी cos थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए ए cos थीटा है, तो ए cos थीटा को आप यही रहने दीजिए, ए cos थीटा। तो यहां कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन बी। ठीक है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल कर बी से हम लोग को के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, यही करेंगे यहाँ पे। तो कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी को हम लोग ए cos थीटा लिखे, और इसी को हम लोग कितना लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो। चलिए अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले निकालते हैं हम लोग। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे, तो आप कैसे करेंगे, यहां देखिए पहले लिख ले हम लोग 3i + 4j और डॉट i + j, और अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि i का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और j का कॉफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से, तो i का i से मल्टीपल करेंगे तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, प्लस j का j से करेंगे तो जहां j का कॉफिशिएंट 1 है इंटू 4 तो 4 हो जाएगा, और अपॉन में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 + 1 है ना। तो ये कितना हो गया, 7/√2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7/√2। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
फाइंड द एंगल बिटवीन, एक वेक्टर दिया हुआ है इतना और दूसरा वेक्टर दिया है इतना, है ना। तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का मल्टीपल लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग को यहां से थीटा फाइंड करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर पहले लिख ले यहां से, तो ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j, बी वेक्टर कितना है 12i प्लस 5j, और ए वेक्टर यहां का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए, तो आई का आई से आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 36, आई डॉट आई तो 1 हो जाता है तो 36 हो गया, 4 का 5 से करें तो कितना हो जाएगा प्लस का 20, जे डॉट जे 1 है ना, और अपॉन में कितना होगा देखिए यहाँ पे, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 25, यानी कि 5 आ जाएगा ये, तो इसको हम लोग 5 लिख ले, 5 और इंटू 12 का स्क्वायर आप करेंगे तो 144 होगा, 144 है ना, इसका जो आप करेंगे 144 और प्लस 25 का अंडर रूट करेंगे तो 169 आएगा, और 169 होता है 13 का, है ना, तो इंटू 13 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है कॉस थीटा, है ना। तो यहां से देखिए कॉस थीटा की वैल्यू जो निकल कर आ गई वो 20 और 36 तो कितना हो गया 56, और अपॉन में देखिए तो 13 5 या कितना होगा 65, है ना 65, तो कॉस थीटा की वैल्यू इतनी हो गई। अब ऐसी वैल्यू तो हम लोगों को कोई मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करके और जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं 56 अपॉन 65, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए, जैसे दिया हुआ ए वेक्टर दिया है 5i माइनस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, और फाइंड करना है आपको एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू दे दिया है 3i प्लस 5j, बी वेक्टर दे दिया है 6i प्लस 8j, और बोला गया है यहां पे फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। एक और क्वेश्चन लिखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 5j प्लस 6k। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। ठीक है ना, यहां ए का फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए along बी था, यहां बी along ए बताना है आपको। तो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, और इसका जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे उसके साथ इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है।